नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूँ क्लास 12 ऑप्टिक्स। ठीक, हमारा चल रहा था। अब जो वीडियो आने वाला है, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आज की जो हेडिंग है संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होती है, हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो संयुग्मी सबसे पहले जान लो संयुग्मी फोकस क्या होता है। इससे पहले हम लोग क्या जाने थे, उत्तल अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र निकालना जाने थे। फिर इसके बाद जो है चिन्ह परिपाटी पढ़े थे। ढेर सारी बातों को हम लोग पढ़ के हुए अब धीरे धीरे हमारा जो बेस है न्यूमेरिकल की ओर जा रहा है, न्यूमेरिकल की बेस तैयार कर रहा है। तो इस टॉपिक को समझो। फिर इसके बाद आवर्धन क्षमता, फिर एक डेरिवेशन स्टूडेंट टाइप मिलेगा छोटा सा। फिर इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा न्यूमेरिकल। मैं 2-4 न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर आगे चलूँगा। कुछ आपको न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस होती रहेगा, एकदम मक्खन की तरह। समझो बात को। संयुग्मी फोकस क्या होता है। संयुग्मी फोकस यह एकदम चूरन की तरह, एक ध्यान सुनोगे तो याद रखिएगा। जब एक बिंदु का प्रतिबिंब किसी दूसरे बिंदु पर बनता है, वही क्या कहलाता है, हमारा संयुग्मी फोकस। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा प्रतिबिंब जहाँ बनेगा वह वास्तविक होना चाहिए और हमको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए दूसरे बिंदु पर, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, संयुग्मी फोकस। परिभाषा समझो। एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। एक बिंदु, जो भी बिंदु वस्तु रखी गई है उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाता है। जिसे हम देखो, यह कौन सा दर्पण है, सब लोग जान चुके होंगे, अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, वक्री हो। यह क्या है, मुख्य अक्ष, यानी कौन सा बिंदु यहाँ पर होगा, P, यह C। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु रखी गई है, कोई भी बिंदु वस्तु रखी गई है, कोई भी B क्या रखी गई है, B बिंदु वस्तु है। इसका प्रतिबिंब जहाँ भी बनेगा, मुख्य इसके समांतर ले जाओगे, कहाँ से जाएगा, फोकस से। दूसरी किरण कहाँ से ले जाओगे, वक्रता केंद्र से, जो अपने मार्ग में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर काटा, यह क्या हो जाएगा हमारा बी डैश। यहाँ से भर्त मिलाप कर दोगे, क्या हो जाएगा ए डैश। तो कहने का मतलब यह जो बिंदु वस्तु बी था, यह वस्तु था, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, ए डैश पर। यहीं पर बिंदु, यहीं पर बना है ना, किसी बिंदु पर बना है कि नहीं, किसी बिंदु की सिधाई में, यानी बी डैश मान लो, यहाँ पर भी बना है। अगर सिधाई नापेंगे तो ए डैश, मतलब कोई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, ए डैश पर। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, संयुग्मी फोकस। एक बिंदु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर, देखो वह क्या कहलाएगा, हमारा संयुग्मी फोकस। चाहे जहाँ भी रखो, लेकिन अगर F और P के बीच में रखोगे तो बिंदु जो है इसका प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन आभासी बनेगा, हमको आभास करते हुए, तो वहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो वह हमको जो है नहीं दिखाना है, वह हम नहीं देख पाएंगे। संयुग्मी फोकस में क्या होता है, एक बिंदु से इसका प्रतिबिंब यहाँ बन सकता है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन सकता है, मतलब इनमें जो है बिंदुओं का अदली बदली हो सकता है, लेकिन आभासी में अदली बदली नहीं होता है। कहने का मतलब है, यह जो हमारा है संयुग्मी फोकस, नोट में सिर्फ किसके लिए संभव होगा, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, सिर्फ अवतल दर्पण के लिए संभव है। नोट कर लेना, एग्जाम में पूछता है कि संयुग्मी फोकस किस दर्पण के लिए संभव है, ओनली टू ओनली अवतल दर्पण के लिए क्या है, संभव है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण क्या कराता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ही बनेगा, आभासी प्रतिबिंब के लिए नहीं बनेगा। तो इस बात को नोट कर लो। अब इसके बाद जो हमारी हेडिंग आती है आवर्धन क्षमता, यहीं पर समझ लो। इसके बाद जो मैं बताऊंगा आवर्धन क्षमता क्या होता है। देखो, आवर्धन क्षमता जो होती है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है, यही हमारी प्रतिबिंब की लंबाई है ना, इस प्रतिबिंब की लंबाई क्या कहते हैं, आई, पढ़ चुके थे। यह जो प्रतिबिंब की लंबाई है आई, और जो वस्तु की लंबाई है ओ, यही वस्तु की लंबाई और यह प्रतिबिंब की लंबाई है। यह प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरा पी भी वस्तु की दूरी हो जाएगी। तो देखो आवर्धन क्षमता होगा क्या, देखो आराम समझ जाओगे। जो प्रतिबिंब की लंबाई है और जो वस्तु की लंबाई है, इसी दोनों को अनुपात को ही क्या कहेंगे हम लोग, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को यम से प्रदर्शित करते हैं।
लिख रहा हूँ परिभाषा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। क्या कहा जाता है? आवर्धन क्षमता कहा जाता है। इसे बड़का यम से प्रदर्शित करते हैं, बड़का यम से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो हमारा यह प्रतिबिंब की लंबाई है और जो वस्तु की लंबाई है, इसी का क्या कर दिया जाएगा? अनुपात। यानी यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी? आई, वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगा? ओ। यह हमारी आई हमारी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु की लंबाई। तो कहने का मतलब है, अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात कर दिया जाएगा तो ये हमारे क्या कहलाएगा? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात ये भी लिख सकते हैं यम बराबर आई अपान ओ। लेकिन यह सिर्फ क्या रहेगा? चिन्ह परिपाटी यहाँ पर लगाना, बाकी यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस। माइनस क्यों लगा अभी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि चिन्ह परिपाटी हम लोग समझेंगे तब तक इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ तक बातें हो गई। माइनस क्यों लगा अभी समझ में आ जाएगा। अब एक और परिभाषा होती है, यह जो प्रतिबिंब की दूरी है, यानी यह प्रतिबिंब की दूरी भी हो जाएगी, और यह जो किसकी दूरी हो जाएगी? वस्तु की दूरी। यानी कह सकते हैं जो प्रतिबिंब की दूरी है और जो वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम क्या कहेंगे? आवर्धन क्षमता। अर्थात यह बराबर किसको हो जाएगा? भी अपान यू। अब बताइए माइनस कहाँ से आएगा? तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमारी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? माइनस प्लस, चिन्ह परिपाटी में देखो माइनस होती है, और इसकी दूरी क्या होती है? इसकी दूरी ये भी माइनस होता है। अब देखो, ये जो माइनस अभी हटा दे रहा हूँ फिलहाल। अब देखो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? नीचे है, तो नीचे हमारा इस प्रकार से यह हमारा क्या होता है? माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इस प्रकार से होता है। तो नीचे हमारा क्या होगा? सेंटर हो गया, नीचे हमारा माइनस, यानी आई हमारी क्या हो जाएगी? माइनस ओ, यानी यह प्लस, ऊपर ओ हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। तो यह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं यम बराबर क्या? माइनस आई अपान ओ इक्वल टू भी अपान यू। समझ गए बात है? माइनस कहाँ से आया? तो हम कहते वास्तविक यम बराबर क्या, चिन्ह परिपाटी में आगे लिख लेना, वास्तविक प्रतिबिंब खातिर आवर्धन क्षमता क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। आभासी खातिर आवर्धन क्षमता क्या होगा? प्लस। तो अवतल दर्पण में क्या बनता है? दोनों बन सकता है, तो वास्तविक के लिए माइनस, आभासी के लिए प्लस। यह चिन्ह परिपाटी में नोट कर लेना कहीं। अब यह जो फार्मूला निकल कर आया है, इस फार्मूला को हम लोग डेरिवेशन करेंगे एकदम मक्खन की तरह, चूरन की तरह। देखो कैसे आएगा, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसका हम निगमन करने जा रहे हैं। एग्जाम में पूछता है क्या? यम बराबर माइनस आई अपान ओ बराबर भी अपान यू का निगमन करो, ये भी पूछता है। निगमन करो, तो निगमन अभी मैं बताऊंगा, यही तुम्हारे सामने जो चित्र है यहीं पर समझ में आ जाएगा, लेकिन आराम से समझो मक्खन की तरह। पहले भी बताया था कि जितने भी आप टिस में डेरिवेशन मिलेंगे, हमको क्या खोजना है? त्रिभुज। वो भी त्रिभुज कैसा खोजना है? समरूप। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज मिल रहा है, मिल तो रहा है, एक त्रिभुज है, समरूप है, एक त्रिभुज है, समरूप तो है, लेकिन यहाँ पर लंब डालना पड़ेगा, सिचुएशन ज्यादा आट हो जाएगा। तो हम एक प्रतिबिंब और यहाँ से ले रहे हैं, ये वाली ले रहे हैं, ठीक। ये वाली लेंगे तो एक कोण क्या बनाएगा? आई, उतने कोण से क्या करेगा? आर से वापस जाएगा। हो गया। आप देखो त्रिभुज क्या बन रहेगा? ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ इस प्रकार से, ये हो जाएगा ए बी पी। देखो ए बी पी है ना, यह कोण हमारा आई हो जाएगा, ये हमारा 90 अंश। और एक त्रिभुज है हमारा क्या? ए डैश बी डैश पी,
तथा A डैश B डैश P। अभी यहाँ पर बना दे रहा हूँ कैसे है, इस प्रकार से है। यह P हो गया, यह A डैश हो गया, और यह क्या हो जाएगा हमारा, यह क्या हो जाएगा हमारा B डैश। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेकिंग है, यह जो बात जो है उल्टा हो जाएगा, यह A डैश नीचे आ जाएगा, B डैश ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो समझ लेना यहाँ पर जो है B डैश A डैश। ठीक, ये कोण हमारा क्या होगा R, ये भी प्रतिबिंब भी क्या बनेगा 90 अंश। तो समरूप के लिए ये भी बातें बताया था मैं कि समरूप सिर्फ तभी समझ में आ जाएगा जब हमको किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर मिल जाएंगे, तो उसको क्या समझ लोगे, समरूप। समरूप की यही बात है। लेकिन समरूप फिर जैसे ही वह समरूप मिल जाएगा उसके बाद सिद्धांत कहेगा लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार, चूंकि बातें डिस्कशन हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो I और R बराबर होंगे परावर्तन के नियम से, पहले भी जान चुके थे। 90-90 पहले से, यानी ये दोनों त्रिभुज के दो दो कोण आपस में बराबर समरूप हो गए। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABP तथा A डैश B डैश P हमारा क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज का सिद्धांत क्या है, लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार। तो लंब क्या होगा हमारा A डैश B डैश और AB, तो हम पहले लिख देते हैं A डैश B डैश अपान AB, और आधार क्या होगा PB डैश और क्या होगा PB, क्या होगा हमारा PB बराबर किसके हो जाएगा। अभी रुक जाओ, ये बताओ A डैश B डैश किसकी लंबाई है, A डैश B डैश I की। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर A डैश B डैश किसकी लंबाई होगी I, प्रतिबिंब की लंबाई। AB किसकी लंबाई होगी, वस्तु की यानी O, और क्या PB डैश किसकी दूरी होगा, PB डैश प्रतिबिंब की दूरी यानी V, और PB किसकी दूरी हो जाएगा U। ये सभी यहाँ पर दूरियां वास्तविक है तो क्या हो जाएगी, यानी आपतित किरण के विपरीत ये सभी दूरियां हमारी क्या हो जाएगी A माइनस माइनस, हमारी जो प्रतिबिंब है यह O हमारा प्लस में हो जाएगा, I माइनस में हो जाएगा। अब यहीं पर जो मान के साथ रखो I माइनस AB हमारा क्या O प्लस PB डैश माइनस B और PB माइनस U, ये कैंसिल हो जाएगा। तब हमारा निकल कर आ जाएगा क्या, माइनस I अपान O इक्वल टू V अपान U बराबर क्या हो जाएगा M। ये हमारा फार्मूला तुम्हारे सामने निकल कर आ चुका है। तो कोई दिक्कत होती है तो बताओ, कोई दिक्कत। पहले भी फिर भी कर रहा हूँ कि हमको क्या करना है, समरूप खोजना है। समरूप जैसे ही मिलेगा वैसे ही हमारे अपने आप जो है डेरिवेशन आ जाएंगे। त्रिभुजों को समरूप खोजना है, समरूप कर लोगे तो आराम से डेरिवेशन हमारा हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो एक और परिभाषा में बताया था क्या, आवर्धन क्षमता की, जो प्रतिबिंब की दूरी है और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम क्या कर सकते हैं, आवर्धन क्षमता। क्या कर सकते हैं, आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर आगे मुलाकात होती है। एक बात और नोट कर लेना, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, यम का कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है। तो यम का कोई यानी आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यह डेरिवेशन आपको समझ में आना चाहिए। आवर्धन क्षमता को कहाँ से मैं सिद्ध किया हूँ, इस वाली रेखा से मतलब नहीं था, इस वाली से मतलब था। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखो कि सर नहीं समझ में आया, मैं इसको फिर से बताऊंगा। इसको नोट कर लो। नोट कर लेने के बाद फिर जो है अगला जो है हमारा न्यूमेरिकल चलेगा, और उसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग है, उसको बताने के बाद न्यूमेरिकल में कराऊंगा। और एकदम मक्खन की तरह बस आपको चिन्ह परिपाटी एक बार रिपीट कर लेना अच्छे से, फिर इसके बाद जिम्मेदारी मेरे ऊपर, एकदम मक्खन की तरह तुम चूरन की तरह न्यूमेरिकल करोगे। तो धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इतना शेयर करो कि खुद परेशान हो जाए यार। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। केमिस्ट्री भी चलता है साथ में, अपलोड होगा उसका भी वीडियो अभी जस्ट कुछ समय बाद। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको कोई भी अगर आवश्यकता होती है नोट की PDF के माध्यम से मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 76 78 86 17 10। कभी भी मैसेज कीजिएगा, आपको PDF के माध्यम से क्लास 12th 9th 11th 10th का भी मिल जाएगा, सिर्फ विज्ञान का और जो है
फिजिक्स में जो है फिजिक्स ऑप्टिक्स मिलेगी, और जो है इधर केमिस्ट्री में पूरा आपको मिल जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सभी मिलेगा। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कभी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी।